कमाने वाली बहू। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका टाइटल है कमाने वाली बहू। मम्मी आप हमारे से बंगलोर चलो, पापा थे तो अलग बात थी, अब आप अकेले यहाँ गांव में कैसे रहेंगी। बेटा नील ने कहा तो मैं असमंजस में पड़ गई। हार्ट अटैक से उनके अचानक मौत से मैं अपने आप को लाख कोशिश के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। 12 दिन हो जाने पर सभी मेहमान चले गए थे। बेटा अनिल और बहू अनीता दोनों ही इंजीनियर हैं। मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि बहू बेटे के पास रहने नहीं जाना, क्योंकि कमाने वाली बहुओं को बुजुर्ग सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। उसकी आज़ादी में हमारे जाने से खलल पड़ेगी तो तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारा जीवन हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने जीते जी ही पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटा वो यहाँ का मकान बेच कर माल तो सब ले लेंगे और तुम्हें पाई पे के लिए तरसा देंगे। लेकिन बेटे बहू के साथ जाना मेरी मजबूरी भी थी। 60 की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के कारण मैं अपना किराना दुकान चलाने में असमर्थ थी। 12 दिन के काम का पूरा खर्चा बेटे ने ही किया है, लेकिन छोटे मोटे खर्चे के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे ठीक नहीं लगा। और थोड़े बहुत पैसे हमने जमा कर रखे थे, वह खर्च हो गए। अब हालत ये है कि मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे। आज अजमस्से में मैं अनिल को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। इतने में अनीता ने कहा, मम्मी जी बताइए कि कौन सी साड़ियाँ रखनी है, मैं आपका सूटकेस पैक कर देती हूँ। अनीता के ऐसे करने पर मैं कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप इन लोगों के साथ बेंगलोर आ गई। अनिल और अनीता दोनों ही मेरा पूरा पूरा ख्याल रखते, सभी साथ में ही खाना खाते। अनीता मेरी पसंद के हिसाब से खाना बना देती। दोनों की यही कोशिश रहती कि मुझे उनकी याद ना सताए, मैं खुश रहूं। 8 साल का पोता चीकू तो दादी माँ कहकर मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। मैं कोई भी चीज़ के लिए बोलती तो वो चीज़ मुझे बराबर ला दे देते। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं कि वह लोग बुजुर्ग माँ बाप की कदर नहीं करते। खासकर यदि बहू कमाने वाली हो तो वो सास को नौकरानी समझने लगती है। अनीता भी तो कमाती है, लेकिन कितने अच्छे से घर और दफ्तर दोनों संभालती है, कभी कोई ताना नहीं मारती। वो तो मुझे ही लगता है कि वो ऑफिस और घर दोनों जगह का काम कर थक जाती हो गई, इसलिए मैं ही थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। लेकिन बेटा बहू ने कभी भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा। 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज सबने बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाया। मॉल में घूमते घूमते अनिल और अनीता एक दुकान से कुछ खरीदने करने लगी। मैं चीकू थोड़ा आगे निकल गए। आइसक्रीम की दुकान पर चीकू ने कहा, दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर तो मानो बिजली गिर गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं थे ही नहीं। इतने दिनों में पैसे की कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई थी। अब क्या करूं? मेरा उतरा चेहरा देखकर चीकू ने फिर कहा, दादी माँ प्लीज़ ले लीजिए ना। सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर पर ही भूल गई हूँ। मेरे ऐसा कहने पर चीकू ने मेरी तरफ कुछ अजीब नज़रों से देखा। उसे लगा कि आइसक्रीम ना दिलाना पड़े, इसलिए मैं बहाना मार रही हूँ। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मुझे अपनी बेबसी पर रोना आने लगा। मैं कैसी दादी हूँ कि अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं खिला सकती। उसके जाने के बाद पहली बार मैं अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी। हमने बाहर डिनर किया। अनीता ने मेरे पसंद की काजू करी ऑर्डर की, लेकिन मुझे उसमें भी स्वाद नहीं आ रहा था। घर आने पर थोड़ी देर सभी ने टीवी देखा। अनिल सोने चला गया। अनीता चीकू को कमरे में ले गई ताकि मच्छर की टिकिया लगाकर उसे ब्लैंकेट आदि देकर सुला दे। मैं भी अपने कमरे में सोने जाने लगी। इतने में मुझे चीकू की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी दादी माँ बहुत ही कंजूस है, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, आज मॉल में घूमते वक्त मैंने दादी को आइसक्रीम दिलाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मैं अपना पर्स घर में भूल आई हूँ। कितना अच्छा है ना मम्मी कि बाहर जाओ तो पर्स ही साथ में ना ले जाओ तो कुछ खर्चा भी नहीं होगा। कंजूस दादी माँ। ये क्या है चीकू? दादी माँ के लिए ऐसा बोलते वक्त तुम्हें ज़रा भी विचार नहीं आया? क्या तुम्हें उनके दुख को समझ सकते हो कि वो फ़िलहाल कितने दुख में हैं? दादी माँ को क्या दुख है बेटा? क्या दुख है बेटा? अभी तक दादी माँ और दादाजी गांव में एक साथ रहते थे। अब अचानक दादाजी हमको सबको छोड़कर चले गए।
जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, अपना दुख सुख शेयर करते हैं, वो ही व्यक्ति अचानक हमसे दूर चला जाता है तो कितना दुख होता है। ये सभी तुम अभी नहीं समझ सकते। सोचो अचानक तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत दूर चले जाएं, कितनी दूर कि कभी वापस ना आए, तो तुम्हें क्या दुख नहीं होगा? नहीं नहीं मम्मी, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। बेटा फिर सोचो दादी माँ दादाजी के बिना कैसे रही होंगी। ऐसी स्थिति में यदि वो अपना पर्स घर में भूल गई तो तुमने उन्हें कंजूस तक कह दिया। तुम्हें तुम्हारे प्रति उनका प्यार नहीं दिखा। जब भी तो स्कूल में आने में 5-10 मिनट की देरी हो जाती है तो वो लगातार बालकोनी में खड़े होकर तुम्हारा रास्ता देखती रहती हैं। उस दिन उनके घुटनों में बहुत दर्द होने के बावजूद तुम्हारे कहने पर उन्होंने तुम्हारी मनपसंद मीठी मटर बनाई थी। लेकिन बेटा किसी के लिए कोई भी राय बनाने से पहले इस व्यक्ति के दृष्टिकोण को भी सोचना चाहिए। सॉरी मम्मी, ये वार्तालाप सुनकर मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व हुआ। उसकी जगह यदि मैं होती तो शायद मैं भी अपने बेटे को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। सुबह अनिल ऑफिस चला गया और चीकू स्कूल। अनीता ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ रुपए देने लगी। ये क्यों बहू, मुझे पैसे का क्या काम है? मम्मी जी, इंसान को पैसे का कब काम पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती हैं, कभी दक्षिणा चढ़ा दीजिए, कभी चीकू के लिए कोई चीज़ के लिए जिद करने पर उसे वो चीज़ लेकर दे दीजिए। लेकिन वो मम्मी जी, यदि ये पैसे अनिल आपको देते तो क्या आप मना करती? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है तो फिर आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? अनीता की बातें सुनकर खुशी के मारे मेरी आंखों में पानी आ गया। जो बात मेरा बेटा भी नहीं समझा सका वो मेरी बहू ने समझा ली थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरे जैसी बहू तो सबको दे। लोग बेवजह ही कुछ कमाने वाली बहुओं के दुर्व्यवहार को देखकर सभी कमाने वाली बहुओं पर लक्षण लगाते हैं कि वह तनुक मिजाज और घमंडी होती है। सास ससुर उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। आदि कुछ बहुएं अनीता जैसी समझदार उलझे विचारों वाली बड़ों का सम्मान करने वाली भी होती है। आज अनीता ने कमाने वाली बहू के बारे में मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया।